गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था कि रचनात्मक और योगात्मक जो मूल्यांकन है वो क्या होता है, उसके संप्रति को आपको समझाया। और रचनात्मक जो आकलन है उसके सोपान बताए। अब मैं आपको बताऊंगा कि रचनात्मक और योगात्मक मूल्यांकन में क्या अंतर है। रचनात्मक आकलन और योगात्मक आकलन। रचनात्मक आकलन जो है, इसका जो प्रमुख उद्देश्य है वो बालक की अधिगम क्षमताओं को बढ़ाना है। अधिगम क्षमताओं को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। जैसे अभी मैं बता रहा था आपको कि कक्षा शिक्षण के दौरान हम बार बार बालक से प्रश्न पूछते हैं, विभिन्न प्रकार से उसको रेनफोर्समेंट देते हैं। कभी शाबाश कहते हैं, कभी बहुत अच्छा कहते हैं, कभी वेरी गुड कहते हैं, कभी पीठ थपथपाते हैं, कभी उसके उत्तर को श्यामपट्ट पर लिखते हैं। तो इससे बालकों में सीखने की जो ललक है, सीखने की जो क्षमताएं हैं, उनमें बहुत वृद्धि होती है। वो हर बालक सोचता है कि मेरे लिए भी ऐसा पुरस्कार मिले, मेरे लिए भी सर ऐसे शब्द बोले। ये हम में भी होता है, आप में भी होता है। मान लीजिए कोई अच्छा काम आपने किया, आपकी पीठ थपथपाई या शाबाश आपको कहा, बहुत अच्छे आपको कहा, तो निश्चित रूप से मन अंदर से प्रफुल्लित होता है और उस काम को करने की जो हमारी स्पीड है वो स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। इसलिए इसको पुरस्कार की व्यवस्था भी कहते हैं। और इसमें योगात्मक में विद्यार्थी की निष्पत्ति यानी अचीवमेंट, विद्यार्थी की निष्पत्ति का पता करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। इसका क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य है इसमें कालांश टू कालांश और इसमें टर्म टू टर्म। जैसे त्रैमासिक, छमाई, ये वार्षिक परीक्षा के बाद बालक का स्टेटस क्या है, बालक फर्स्ट डिवीजन आया, सेकंड डिवीजन आया, थर्ड डिवीजन आया, डिक्टेशन मार्क्स आया, मेरिट में आया, यह निर्णय देना योगात्मक आकलन का उद्देश्य होता है। और रचनात्मक जो आकलन है यह रोजाना किया जाना संभव है। अर्थात रचनात्मक जो आकलन है वो रोजाना किया जा सकता है और रोजाना शिक्षक करता है। कक्षा शिक्षण के दौरान जब विभिन्न प्रकार के प्रश्न शिक्षक रखता है तो उन प्रश्नों के उत्तर बालक देता है तो उनका मूल्यांकन ही है। और यह वर्ष में 2 बार, यह है वर्ष में 2 या 3 बार किया जा सकता है। जो मैं आपको अभी बता रहा था, एक टर्म के बाद, यानी त्रैमासिक, छमाही और वार्षिक, इस तरह से हम बालक की उपलब्धि का पता यहां कर सकते हैं। और यह आकलन निर्देशों के दौरान
किया जा सकता है। और योगात्मक मूल्यांकन, निर्देशों की प्रक्रिया के अंत में किया जा सकता है। इसका निर्देशन से तात्पर्य यहाँ डायरेक्शन से नहीं है, निर्देशन से मतलब है अनुदेशन से। अनुदेशन मीन्स कक्षा शिक्षण के दौरान शिक्षक शिक्षार्थी के मध्य जो वार्तालाप होता है उसके दौरान भी हम ये मूल्यांकन या आकलन कर सकते हैं। और इसमें निर्देशों की प्रक्रिया के अंत में, यानी निर्देशों की प्रक्रिया कब खत्म होती है? जब पाठ्यक्रम समाप्त हो जाता है, उसके बाद ये किया जा सकता है। चौथा क्या है? यह है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सहायक होता है। अर्थात शिक्षण अधिगम जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया की स्पीड को बढ़ाने के लिए हम इसको रोज करते हैं, जबकि यह आकलन छात्रों को उनकी निष्पत्ति अचीवमेंट, निष्पत्ति मीन्स अचीवमेंट को जांचने, बैकग्रेड प्रदान करने में सहायक है। इसका तात्पर्य है योगात्मक आकलन के माध्यम से हम बालकों के डिवीजन आदि की जांच कर सकते हैं। उन्होंने साल भर के दौरान क्या सीखा क्या नहीं सीखा उसका एक्चुअल पता इससे नहीं होता, बल्कि परीक्षा के दौरान एक चांस के बाई चांस उसने कितना सीखा उस सब की जांच करने में योगात्मक मूल्यांकन सहयोगी है। और लास्ट है मूल्यांकन में छात्रों की भागीदारी तीव्र होती है। जैसा मैं भी बता रहा था आपको, हाथों हाथ बालक को पुरस्कार मिल जाएगा, रिइंफोर्समेंट मिल जाएगा, उसकी बात को सराहा जाएगा, तो उसकी भागीदारी हमारे शैक्षणिक कार्य में और अधिक बढ़ जाएगी, जिससे हमारा मूल्यांकन अच्छा होगा। जबकि इसमें छात्रों की भागीदारी नगण्य है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें एक प्रश्न पत्र दिया जाता है, कागज कलम के माध्यम से वो अपने प्रश्नों के उत्तर दे देता है, चाहे उसने रट के दिए, नकल करके दिए, कैसे भी दिए। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें जनायन प्रश्न शिक्षक पूछेगा, जनायन उत्तर विद्यार्थी देगा। सभी विद्यार्थियों के आमने सामने की बात है, इसलिए नकल की कोई संभावना नहीं, चीटिंग की कोई संभावना नहीं।
इस तरह से यह कहा जा सकता है कि रचनात्मक आकलन के माध्यम से हम कक्षा शिक्षण को बहुत अच्छा बना सकते हैं और योगात्मक आकलन के माध्यम से हम बालक की निष्पत्ति का अध्ययन कर सकते हैं। इस तरह से यह कहा जा सकता है कि आकलन चाहे निर्णयात्मक हो, चाहे योगात्मक हो, चाहे रचनात्मक हो, शिक्षण के दौरान बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन वर्तमान युग की मांग रचनात्मक आकलन की है और 21वीं सदी की सबसे बड़ी जो उपलब्धि है वो वस्तुनिष्ठ परीक्षा प्रणाली है। वस्तुनिष्ठ परीक्षा प्रणाली के लिए बहुत जरूरी है बालक को विषय वस्तु की गहन जानकारी, और बालक को विषय वस्तु की गहन जानकारी तभी संभव है जब पाठ के दौरान ही मूल्यांकन की प्रक्रिया भी चलती रहे, ताकि उसको किसी प्रकार का कंफ्यूजन ही नहीं हो। ठीक इस तरह से ये कहा जा सकता है कि आकलन की प्रक्रिया में रचनात्मक और योगात्मक दोनों ही आकलन जरूरी है। मूल्यांकन दो तरह का होता है। एक वस्तुनिष्ठ और दूसरा उद्देश्यनिष्ठ। अब बात करते हैं वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन की। वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन के गुण। बात आती है कि वस्तुनिष्ठ होता क्या है। वस्तुनिष्ठ से तात्पर्य है वह मूल्यांकन जिसमें व्यक्ति का अपना व्यक्तिगत दृष्टिकोण, उसका खुद का सोचने का नजरिया उत्तर में सम्मिलित नहीं हो। एक बात। दूसरी बात, केवल विषय वस्तु पर ही आधारित हो, अर्थात जो सिलेबस में हमारा दिया हुआ है उस सिलेबस के अतिरिक्त उसमें कुछ भी नहीं हो। जैसे कभी कभार हम ऐसे प्रश्न पूछ लेते हैं, मान लीजिए आप किसी विद्यालय के प्रधान अध्यापक हैं, विद्यालय विकास के लिए आप क्या क्या कार्य करेंगे, तो यहाँ बालक का अपना व्यक्तिगत दृष्टिकोण उस प्रश्न के उत्तर में सम्मिलित होगा और वो अपने आप को HM मानकर, हेडमास्टर मानकर उस प्रश्न का उत्तर देगा। लेकिन वस्तुनिष्ठ जो मूल्यांकन होता है, इस मूल्यांकन में इन चीज़ों के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन सिर्फ और सिर्फ विषय वस्तु पर आधारित होगा। जो विषय वस्तु में दिया हुआ है वही प्रश्न का उत्तर होगा। जैसे भारत के प्रधानमंत्री का नाम बताइए, तो उत्तर चाहे आप यहाँ पूछ लीजिए, चाहे आप दूसरी जगह पूछ लीजिए, दूसरे देश में पूछ लीजिए, वही मिलेगा। यही वस्तुनिष्ठ है, अर्थात उसका उत्तर प्रॉपर हो, हमारे पाठ्यक्रम पर आधारित हो, हमारे पाठ्यक्रम में से ही लिया हुआ हो। उस प्रकार के मूल्यांकन को हम वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन कहते हैं, जिसमें पहला है यह विधि सबसे अधिक विश्वसनीय, वह वैध है। इसे विश्वसनीय और वैध क्यों माना है? क्योंकि इसको आप कहीं भी प्रश्न पूछे उत्तर वही आएगा। अर्थात देश, काल और परिस्थिति के अनुसार सब चीज बदल जाती हैं, लेकिन वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर नहीं बदलते। आप 100 लोगों से पूछिए, वही बताएंगे। दूसरे देश में पूछिए, वही बताएंगे।
विश्व में सबसे अधिक गेहूं कहां होता है? उत्तर एक ही आएगा, मॉस्को में। विश्व में सबसे बड़ा जनसंख्या वाला दूसरा देश कौन सा है? एक ही उत्तर आएगा, भारत। भारत के 5वें प्रधानमंत्री कौन थे? एक ही उत्तर आएगा, चौधरी चरण सिंह। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? एक ही उत्तर आएगा, मौलाना आजाद। तो इस प्रकार का जो मूल्यांकन है वो विश्वसनीय और वैध है, इसलिए इस मूल्यांकन को 21वीं सदी में बहुत अधिक पसंद किया जा रहा है। और जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हो रही हैं उनमें 85% में इसी प्रकार के प्रश्नों को प्रयुक्त किया जा रहा है। इसी के माध्यम से बालकों का मूल्यांकन किया जा रहा है। ये प्रश्न संपूर्ण विषय वस्तु पर आधारित होते हैं। अर्थात विषय की गहन जानकारी बालक को होगी, वही बालक इन प्रश्नों का उत्तर देगा। अर्थात संपूर्ण विषय वस्तु को समेटे हुए ये प्रश्न होते हैं। ऐसा नहीं कि यूनिट वाइज एक एक प्रश्न आएगा, उनमें से कोई 3 प्रश्न आपको करने हैं, तो आप क्या करते हैं, 5 यूनिट्स को पढ़ने के बजाय 3 यूनिट को ही पढ़ेंगे। लेकिन इस तरह का मूल्यांकन जब होने लगा तो बालक भी पूरी विस्तार से उसका अध्ययन करने लगे। अब हमारा जो मूल्यांकन होता है उसमें 4 प्रकार के प्रश्न रखते हैं। निबंधात्मक, वस्तुनिष्ठ, जिन्हें बहुविकल्पात्मक कहते हैं, ऑब्जेक्टिव भी कहते हैं। दूसरा अति लघुत्तरात्मक, जिनका उत्तर 1-2 शब्दों में अथवा एक सेंटेंस में देना होता है। तीसरा लघुत्तरात्मक, ये बालक की संश्लेषण क्षमता को जानने के लिए किया जाता है। निबंधात्मक, वो बालक की विषय वस्तु पर पकड़, अभिव्यक्ति क्षमता और विश्लेषण क्षमता को मापने के लिए उसका प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से बालक अब जो परसेंटेज ला रहे हैं, बालक बहुत अधिक परसेंटेज ला रहे हैं, बहुत अधिक ब्रेन उनका खुल गया, बहुत हर क्षेत्र में विकास कर रहे हैं, देश कहीं से कहीं पहुंच गया। हमारे ज़माने में जब 60% किसी की आ जाती थी तो हल्ला मच जाता था, 60% आई है, 70% पे तो मेरिट आती थी। अब सबसे जो डल बालक है उसकी 70% आती है। इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य है ब्रेन बहुत विकसित हुआ है और यह प्रभाव है वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन प्रणाली का, जिसके कारण संपूर्ण विषय वस्तु को पढ़ रहे हैं। तीसरा, इसका अंकन बहुत सरल है। इसका अंकन सरल कैसे है? क्योंकि इसकी उत्तर तालिका हाथ में होती है, उससे सारे प्रश्नों को हम मैच कर लेते हैं और उनको उत्तर देते रहते हैं। अगर हम कागज कलम का यूज कर रहे हैं, यदि हम इसको ऑनलाइन कर रहे हैं, कंप्यूटर बेस्ड OMR सीट पर कर रहे हैं, तो सीट कंप्यूटर के स्कैनर में जैसे ही शिफ्ट की, स्कैन किया और उत्तर तालिका से मैच किया, सारे उत्तर सामने। पूरी प्रक्रिया में 1 मिनट का समय भी नहीं लगता। मूल्यांकन में किसी प्रकार का भेदभाव संभव नहीं। निबंधात्मक मूल्यांकन प्रणाली या लघुत्तरात्मक मूल्यांकन प्रणाली में भेदभाव संभव है, लेकिन इस प्रणाली में भेदभाव संभव नहीं। क्यों? क्योंकि अधिकांश जो एग्जाम्स हैं उनको कंप्यूटर जांचता है, स्कैनर जांचता है, इसलिए व्यक्ति उसमें भेदभाव नहीं कर सकता। उसके उत्तर फिक्स हैं।
और उसी उत्तर का वो अंकन करता है, इसलिए इसके माध्यम से भेदभाव की संभावना नहीं है। और पाठ्यक्रम के अधिकांश भाग पर आधारित, यानी पूरे सिलेबस को कवर करता है यह मूल्यांकन। ऐसा नहीं कि 1 या 2 यूनिट में से ही हमने ये ले लिया और बालकों को दे दिया। अगला है रटने को हतोत्साहित करता है। इसका तात्पर्य है हमारे बच्चों में अधिकांश ये आदत पड़ चुकी है कि बालक रटते बहुत हैं, लेकिन इस मूल्यांकन प्रक्रिया के माध्यम से बालक रटने पर जोर नहीं, चिंतन पर जोर देता है, समझने पर जोर देता है और गहन जानकारी प्राप्त करने पर जोर देता है। इसलिए उसको विषय वस्तु की बहुत जानकारी हो जाती है और रटने की जो समस्या है वो खत्म होती जा रही है। अगला है भाषागत त्रुटियां बाधक नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें तो सिर्फ आपको एवं सद ही लिखने हैं, इसलिए भाषागत त्रुटियों की कोई संभावना नहीं रहती। इसलिए भी यह परीक्षा प्रणाली बहुत अच्छी है। और भविष्यवाणी संभव लास्ट है। भविष्यवाणी संभव, यानी इसके आधार पर हम बालक के बारे में कह सकते हैं कि ये टॉपर है या नहीं। जैसे नीट में अभी एक कोटा का लड़का और एक पश्चिम बंगाल की लड़की आकांक्षा, उसके 720 में से 720 नंबर आए, तो ये आसानी से कहा जा सकता है, उसके बारे में भविष्यवाणी की जा सकती है कि ये बच्चे बहुत ही अच्छे डॉक्टर बनेंगे, इन बच्चों की भारत में प्रथम रैंक आई है। इस तरह से हम इनकी भविष्यवाणी कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके दोषों की। इसका मतलब ये नहीं है कि ये परीक्षा प्रणाली बहुत ही अच्छी है, इसमें कोई दोष व्याप्त नहीं है, नहीं, इसमें कुछ दोष भी हैं। वो दोष क्या क्या हैं? इसमें पहला दोष है तुक्के के आधार पर उत्तर। मान लीजिए कोई परीक्षा आप दे रहे हैं, उस परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप कुछ प्रश्नों को ये भगवान गणेश जी महाराज आपके नाम पर गए नहीं, ये भाई सरस्वती मैया आपके नाम पर से देते हो ना उत्तर से, तो ये तुक्के के आधार पर है। यह परीक्षा प्रणाली जो है ये तुक्के के आधार पर उत्तर वाली भी कहा गया है लोगों के द्वारा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सारे प्रश्नों में बालक तुक्के देते हैं, देते जरूर हैं, कुछ उनके सही भी हो जाते हैं और कुछ गलत भी हो जाते हैं। नंबर 2, गहन अध्ययन में रुचि नहीं। यानी बालक की गहन अध्ययन में कोई रुचि नहीं है। आज का बालक रट रटा के ज़्यादा से ज़्यादा अंक लाना चाहता है। हमारे ज़माने में पुस्तक कल्चर चला करते थे, पुस्तक पढ़ के हम परीक्षा देते थे जिससे बहुत कम नंबर आते थे। उसके बाद एक नई कल्चर डेवलप हुई, पासबुक कल्चर। फिर बालकों ने किताब छोड़ दी और पासबुक पर आ गए। उसके बाद एक और नया शॉर्टकट मेथड आ गया, बनबीक सीरीज। साल भर नहीं पढ़ते, परीक्षा से 7 दिन पहले बनबीक सीरीज पढ़ते हैं। बनबीक
यानी 1 सप्ताह में ही आपको पास कर देगी, गारंटी और लिखी आती है उस पर, गारंटेड पास। अधिकांश बच्चों की पसंद और विभिन्न प्रकार के स्लोगन उस पर लिखे रहते हैं, लेकिन विषय वस्तु की गहन जानकारी उसको नहीं होती, वो उसे रट रटा के अच्छे अंक प्राप्त करके पास तो हो जाता है। तो यह इस तरह से अच्छी नहीं है। दूसरा है समय व श्रम अधिक। अर्थात इस विधि में प्रश्न पत्र आदि निर्माण के समय बहुत समय लगता है, समय भी बहुत लगता है, श्रम भी बहुत लगता है और खर्चीली भी है। जबकि कागज पेन विधि जो है, जिसमें लघुत्तरात्मक और निबंधात्मक प्रश्न पत्र आते हैं, वो विधि इसके बजाय कम खर्चीली है, कम समय में हम ये प्रश्न पत्र भी तैयार कर लेते हैं। और लेखन, अभिव्यक्ति क्षमता, का विकास नहीं। हम बालक की संश्लेषण विश्लेषण की जो क्षमता है उन्हें नहीं पहचान पाते, बालक की लिखने की स्पीड कैसी है वो पता नहीं कर पाते, बालक की हैंडराइटिंग कैसी है वो पता नहीं कर पाते, इसलिए भी विधि उपयुक्त नहीं है। व्यक्तित्व संबंधी जानकारी, देने में असमर्थ। अर्थात यह विधि ऐसी विधि है जिससे किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में जानकारी हमें नहीं मिलती। जब हम कक्षा में फेस टू फेस परीक्षा लेते हैं तो हमें किसी के भी व्यक्तित्व का पता चल सकता है, लेकिन इस परीक्षा प्रणाली के माध्यम से नहीं। और लास्ट है व्याख्या व तुलना के अवसर नहीं। अर्थात हम बालक की जो विश्लेषण क्षमता है, बालक की व्याख्या करने की जो क्षमता है, उसको हम पता नहीं कर पाते, बालकों में आपस में तुलना नहीं कर पाते, क्योंकि रिजल्ट्स कोई दूसरा ही बनाता है। इसलिए यह विधि उपयुक्त विधि नहीं है। अतः यह कहा जा सकता है कि इन दोषों को यदि छोड़ दिया जाए तो 21वीं सदी की सर्वश्रेष्ठ परीक्षा प्रणाली यदि कोई है तो वस्तुनिष्ठ परीक्षा प्रणाली है, वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन प्रणाली है। इस तरह से इससे हम ज़्यादा से ज़्यादा इस विधि का प्रयोग करें, ज़्यादा से ज़्यादा हम इसको यूज करें और जो इसमें दोष हैं इन दोषों को भी दूर करने का प्रयास करें। इसी के साथ आज का लेसन समाप्त। थैंक यू।